रिसेंटली भारत एनकैप ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। इन्होंने सबसे पहले हैरियर और सफारी की टेस्टिंग करी। दोनों कार्स को 5 स्टार रेटिंग दे दी एडल्ट ऑक्यूपेंसी और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। एडल्ट ऑक्यूपेंसी में इनका 30.08 का स्कोर है, चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 44.5 का स्कोर है, जो कि ग्लोबल एनकैप से भी ज्यादा है। तो देखने के लिए क्या ये सच में एक सही रेटिंग दे भी रहे हैं। मैंने इनके 171 पेज की प्रोसीजरल हैंडबुक पढ़ी, मैंने पढ़ी भाई आप सब लोगों के लिए, देखने के लिए ये कैसे अपनी गाड़ियों को रेटिंग दे रहे हैं और क्या हम सही में इनकी रेटिंग पे विश्वास कर भी सकते हैं और क्या कोई कार मेकर थोड़ा बहुत देख के ऐसे रेटिंग बढ़ा सकता है या फिर नहीं। आई विल फाइंड आउट। जिसमें भारत एनकैप ने एक 9 स्टेज प्रोसेस को आउटले करा हुआ है किसी भी गाड़ी को टेस्ट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले कोई भी कार मेकर जिसको अपनी गाड़ी को टेस्ट कराना है भारत एनकैप की अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करेगा कि भाई साहब ये मैंने बढ़िया एकदम नई स्कॉर्पियन बनाई है, बढ़िया बढ़िया इसमें सेफ्टी डाली है, आप इस गाड़ी को टेस्ट करो, इसको बढ़िया एनकैप रेटिंग दो, 5 स्टार रेटिंग देना। क्या मतलब इस गाड़ी को ऑस्ट्रेलिया वालों ने 0 स्टार रेटिंग दे दी है। फिर भारत एनकैप की अथॉरिटीज और कार मेकर थोड़े बहुत पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज करेंगे और फिर भारत एनकैप की अथॉरिटीज रैंडम बेसिस सैंपल पे कुछ गाड़ियां सिलेक्ट करेंगे कार मेकर के लॉट से, कार मेकर की असेंबली लाइन से या फिर कार मेकर की डीलरशिप पे, और एकदम रैंडम बेसिस पे होता है, मतलब कोई भी गाड़ी चूज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई कार मेकर खुद ही बोल रहा है कि इस वाली गाड़ी को टेस्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है कार मेकर इस वाली गाड़ी में थोड़ा एडिशनल बढ़िया लोहा लगा दे, थोड़ा एडिशनल बढ़िया कुछ लगा दे जिससे बढ़िया रेटिंग आ जाए। बाकी सारी जो गाड़ियां रोड पे चल रही है उनमें तो ये सब है ही नहीं, उनकी थोड़ी होगी ऐसी रेटिंग। और ये जो गाड़ियां भारत एनकैप चूज करेंगे एकदम बेसिक वाला मॉडल होना चाहिए गाड़ी का, जिसमें सारे स्टैंडर्ड वाले सेफ्टी फीचर आ रहे हैं। ऐसे नहीं टॉप मॉडल ले लिया जिसमें बढ़िया भाई चेयर बैग्स आ रहे हैं, बेस मॉडल में कुछ आ ही नहीं रहा। फिर इस वाली गाड़ी को एक कंटेनर में डालेंगे और अपनी फैसिलिटी में लाएंगे जहाँ पे फिर इस गाड़ी की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। अब प्रिपरेशन में भारत एनकैप सबसे पहले गाड़ी के फिजिकल डायमेंशंस को देखता है कि गाड़ी की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, सेंट्रल पॉइंट कितना है, साथ ही में देखता है कि गाड़ी के अंदर कितना बड़ा फ्यूल टैंक है और 90% फ्यूल टैंक को ड्रेन कर देते हैं, उसमें सिर्फ 10% फ्यूल रखती है। साथ ही में गाड़ी के जो बाकी सारे फ्लूइड्स है, फॉर एग्जांपल इंजन ऑयल या फिर ट्रांसमिशन ऑयल या फिर इंजन कूलेंट, सबको टॉप अप कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि मान लो गाड़ी कोई क्रैश में आती है तो क्या ये सारे लिक्विड्स लीक ऑफ करेंगे या फिर नहीं। साथ ही में भारत एनकैप देखते हैं कि गाड़ी में क्या वही वाली स्टेपनी है जो कि ओईएम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इससे भी थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन आ सकती है ओवरऑल क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में। फिर इसके बाद गाड़ी का एक अनलेडन वेट करा जाता है कि कितना भारी गाड़ी है, और उसके बाद फिर गाड़ी के अंदर 2 80 किलो की डमीज रखी जाती है सामने वाली सीटों में। पीछे वाली सीटों में एक 11.5 किलो की डमी और एक 15 किलो की डमी रखी जाती है बच्चों को थोड़ा बहुत रेप्लिकेट करने के लिए, और डिक्की में ऑलमोस्ट 36 केजी का लगेज रखा जाता है एकदम बढ़िया देखने के लिए कि एक नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी कितना वेट करने वाली है। इसके बाद फिर गाड़ी को वेट करा जाता है, और बाय चांस मान लो कि अब गाड़ी का वेट कुछ ज्यादा हाई आ रहा है एज कम्पेयर टू पहले, मतलब जितना उन्होंने डमीज डाली है उससे भी ज्यादा एडिशनल वेट हो गया, तो फिर भाई थोड़ी धांधलेबाजी हो सकती है। तो फिर भाई कार मेकर को बोला जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है भाई, पहले इतना कम वेट आ रहा है अब इतना ज्यादा आ रहा है, कुछ दिक्कत है क्या। फिर इसके बाद गाड़ी का एक सेंट्रल पॉइंट एक्सेस मेजर करा जाता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि हर एक साइड से सेंट्रल है एकदम, जहाँ पे सारी ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह आ सकती है जब ये गाड़ी हिट करे ऑब्स्टेकल को। साथ ही में इसके बाद गाड़ी के अंदर इंपैक्टर्स को और एक्सिस रेफरेंस फ्रेम को सेटअप करा जाता है, जो कि देखता है कि गाड़ी अगर क्रैश में आती है तो कितने डिग्री से और कितनी बड़ी मेजरमेंट से कोलैप्स करने वाले इसके सारे पार्ट्स। इसके बाद फिर गाड़ी की छत पे और गाड़ी के बोनेट पे भारत एनकैप का स्टिकर लगता है, बढ़िया बढ़िया भाई ब्रांडिंग भी तो होनी चाहिए। साथ ही में आसपास थोड़े बहुत डॉट्स लगते हैं ताकि जो हाई फ्रेम कैमरास फैसिलिटी में सेटअप हो रखी है वो अच्छे से गाड़ी पे फोकस कर पाए। पर दोस्तों गाड़ी तो प्रिपेयर होगी, हमें अपने अंदर की डमीज भी तो प्रिपेयर करनी है। अब जो डमीज गाड़ी के अंदर सेटअप करी जाएगी उनकी सीटिंग पोजीशन एकदम सेंट्रल एज पॉइंट पे होनी चाहिए, मतलब ना एकदम पीछे होनी चाहिए ना एकदम आगे होनी चाहिए, सीट एकदम बीच में होनी चाहिए। साथ ही में डमी को रखने से पहले एक सिमिलर वेट के बंदे को पहले 10 मिनट तक गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है ताकि जो उसकी हिप्स का पोस्चर है और बैक का पोस्चर है उसी में थोड़ा बहुत लेदर फिट हो जाए, और ऐसा ना हो एकदम नई नई सीट पे डमी को बैठना पड़ रहा है। और जो डमी गाड़ी के अंदर सेटअप करी जाएगी उसका टेम्परेचर 19 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही होना चाहिए, और भारत एनकैप को ये वाला टेम्परेचर क्रैश टेस्ट से अराउंड 5 घंटा पहले अचीव करना होता है। तो भाई उन्हें ये टेम्परेचर भी एकदम सेटअप करना है, क्योंकि इसी वाले टेम्परेचर के आसपास डमीज बेस्ट रिपोर्ट दे पाती है और बेस्ट एंगल पे मूवमेंट हो पाती है सारे पार्ट्स की। भाई कितना सोचते हैं भाई ये लोग। साथ में यहाँ तक इतनी ज्यादा प्रिसीजन का इस्तेमाल करा हुआ है कि भारत एनकैप ने एक एक चीज बता रखी है कि डमी की आईब्रो का साइज कितना होना चाहिए, डमी के बीच में और स्टीयरिंग के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, और जो ड्राइवर साइड डमी है उसका पैर एक्सीलरेटर पे होना चाहिए कि बाय चांस एक्सीलरेटर टूट के गिर जाता है तो क्या उससे पैर पे कोई इंपैक्ट आता है या फिर नहीं। तो भाई काफी हाईटेक तो है वैसे अगर आप देखें। पर फिर दोस्तों इसके बाद गाड़ी और डमी तो सेटअप हो गई, पर फैसिलिटी को भी सेटअप करना है, और भारत एनकैप ने फैसिलिटी में कहाँ पे कैमरास लगेंगे एकदम बढ़िया आउटले करा हुआ है, जिसमें पूरी फैसिलिटी में ऑलमोस्ट 8 कैमरास होने वाले हैं 500 FPS वाले, जो कि एकदम हाई क्वालिटी में और काफी
काफी स्लो रेट में गाड़ी को एकदम बढ़िया देख सकते हैं क्रैश को एनालाइज करने के लिए। और यहाँ तक ये भी बता रखा है कि कौन सा कैमरा कौन सी चीज पे फोकस करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कैमरा नंबर 1 फ्रंट व्यू ऑफ द कार पे फोकस करेगा, कैमरा नंबर 2 रियर व्यू ऑफ द कार पे फोकस करेगा, कैमरा नंबर 3 बच्चों की सर पे फोकस करेगा, जो अंदर वाला कैमरा नहीं होता जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स में आता है वही वाला कैमरा। कैमरा नंबर 4 फ्रंट व्यू ऑफ द ट्रॉली पे फोकस करेगा जो कि गाड़ी को साइड से मारेगी। कैमरा नंबर 6 फ्रंट व्यू ऑफ द ड्राइवर पे फोकस करेगा और कैमरा नंबर 8 प्लान व्यू ऑफ द कार पे फोकस करेगा। और सारे बीच के कैमरास एक बैकअप की तरह काम करते हैं कि मान लो इनकी फुटेज नहीं आई तो भाई हमारी फुटेज ले लेना, ऐसा ना हो भाई दोबारा एनकैप रेटिंग करनी पड़ रही है, दोबारा कार मेकर को फोन कर रहे हो कि भाई हमने पहले रिकॉर्ड नहीं करा अब भेज दो यार। एक तो मेरे साथ पता है क्या दिक्कत हुई, ये मैं वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2-2 घंटा लगा के, क्योंकि पहली बारी जब रिकॉर्ड करा तब अच्छी नहीं लगी, दूसरी बारी जब रिकॉर्ड करा मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, अब तीसरी बारी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो तो भाई मैं भी एकदम बढ़िया कार वसूल रहा हूँ। फिर दोस्तों इसके बाद वही वाली घड़ी आ जाती है जिसका हमें बहुत ही इंतजार था, जिसमें गाड़ी को ठा करके मारा जाता है सामने साइड से। डमीज बेचारी अंदर पिचकती है देखने के लिए कि इस गाड़ी में कितनी बढ़िया एनकैप रेटिंग है। बेचारी डमीज हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डालती है। आई लव यू डमीज, डमीज फॉर प्रेसिडेंट 2024। तो अब दोस्तों इसके बाद आता है इवैल्यूएशन का टाइम कि गाड़ी को कितनी बढ़िया रेटिंग देनी है। सबसे कॉम्प्लेक्स टाइम यही है जिसमें मेनली जो गाड़ी के मार्क्स है या फिर गाड़ी की एनकैप रेटिंग है मेनली डमीज की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होती है। तो डमीज में जितना कम इम्पैक्ट आएगा उतना बढ़िया गाड़ी को रेटिंग मिलने वाली है। अब ये स्कोर देने के लिए भारत एनकैप ने हर एक डमी की बॉडी को 4 डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट करा हुआ है, जिसमें हेड है, चेस्ट है, पेल्विक है और लेग्स है। और हर एक पार्ट को मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो 4 पार्ट्स है और मैक्सिमम 4 मार्क्स, तो मैक्सिमम 16 मार्क्स मिल सकते हैं एक क्रैश में। और सिमिलरली साइड इम्पैक्ट में भी डमी को 4 डिफरेंट पार्ट में बांटा हुआ है, हेड, नेक, चेस्ट और पेल्विक रीजन, जिसके बेसिस पे गाड़ी को मार्क्स मिलते हैं। अब आपने देखा होगा कोई भी एनकैप रिपोर्ट में एक ऐसे डमी से बनी होती है सामने और उसमें किसी पार्ट में ग्रीन कलर होता है, किसी पार्ट में येलो कलर होता है, किसी पार्ट में ब्राउन कलर होता है। इसके बेसिस पे ही गाड़ी को मार्क्स मिलते हैं, हम इसे इग्नोर कर लेते हैं। जिसमें अगर कोई भी पार्ट में ग्रीन कलर हो रखा है तो उसे 4 में से 4 मार्क्स मिले हैं। बढ़िया भाई, एक्सट्रीम बढ़िया रेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी पार्ट में येलो कलर आ गया तो मतलब उस वाले पार्ट में 2.6 से लेके 4 के बीच का स्कोर है, काफी डिसेंट है। अगर कोई भी पार्ट में ऑरेंज कलर आ रखा है तो मतलब वहां का स्कोर 1.3 से लेके 2.6 के बीच का है। अगर कोई भी पार्ट में ब्राउन कलर आ रखा है तो मतलब वहां का स्कोर 0 से लेके 1.3 के बीच का है। और अगर कोई भी पार्ट में मान लो रेड कलर आ गया तो भाई 0 का स्कोर है, एकदम 0 अंडा, एकदम घटिया भाई, टूट टाट जाएगी वो वाला पार्ट आपका अगर इस वाली गाड़ी में आप क्रैश में आ गए। तभी अगर आप देखें जो हमारी टाटा सफारी और हैरियर एनकैप के लिए गई थी तो इन वाली कार्स को 30.08 का स्कोर मिला था आउट ऑफ 32 इनके एडल्ट ऑक्यूपेंट टेस्टिंग में। इसलिए क्योंकि अगर आप देखें एडल्ट ऑक्यूपेंट टेस्टिंग में 2 रेटिंग्स होती है, फ्रंट इम्पैक्ट और साइड इम्पैक्ट, और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि 4 बॉडी पार्ट है, मैक्सिमम एक पार्ट को 4 मार्क्स मिलेंगे, 16 हो गए, वेरी वेरी गुड। तो अगर आप देखें इस वाली गाड़ी को फ्रंट ऑफसेट टेस्ट में 14.08 का स्कोर मिला है, क्योंकि अगर आप देखें ये वाली डमी में इसकी चेस्ट में आपको ऑरेंज कलर मिलता है, मतलब यहाँ का स्कोर 1.3 से लेके 2.6 के बीच का है। और वही अगर आप देखें इसकी एक लेग में आपको ऑरेंज कलर मिलता है, मतलब यहाँ का स्कोर 2.6 से लेके 4 के बीच का है, मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत मार्क्स कट गए, इसलिए इस गाड़ी को 14.08 का स्कोर मिला है 16 में से। और वही अगर आप देखें साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग में आपको हर एक पार्ट में, चारों पार्ट में आपको ग्रीन कलरिंग मिलती है, तो इसलिए इस गाड़ी को 16 में से 16 स्कोर मिला है। वाओ, वेरी वेरी सिंपल। अब तो 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा कैसे रेटिंग मिलती है। पर दोस्तों अगर आपको लगता है इसके बेसिस पे ही बढ़िया गाड़ी को रेटिंग मिल जाती है तो आप बहुत ही बड़े भ्रम में है, बहुत ही ज्यादा इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। इसके बाद दोस्तों भारत एनकैप ने थोड़े बहुत मॉडिफायर्स को एस्टैब्लिश करा हुआ है, मतलब क्रैश टेस्ट के दौरान अगर इनमें से कुछ भी हो जाता है तो गाड़ी के मार्क्स को कट करे जाएंगे काफी ड्रास्टिकली, जिसमें काफी सारे मॉडिफायर है। मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई भी क्रैश टेस्ट होता है और उसके अंदर गाड़ी का एयरबैग सही से डिप्लॉय होता नहीं तो गाड़ी को -1 पॉइंट मिल जाएगा, काफी बेकार है। और वही मान लो अगर गाड़ी का एयरबैग डिप्लॉय होता भी है पर जो डमी का हेड है वो एयरबैग पे नहीं लगता, कहीं और जाके लग जाता है, तो गाड़ी का एक और पॉइंट कट हो जाएगा क्योंकि भाई सही से गाड़ी के अंदर स्टेबिलिटी है नहीं। वही मान लो डमी की चेस्ट और स्टीयरिंग व्हील भिड़ जाते हैं तो एक और पॉइंट कट हो जाएगा। और वही मान लो गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ उसके बाद दरवाजे खुल नहीं रहे तो एक और पॉइंट कट कर देंगे। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे सीमलेसली दरवाजे खुलने चाहिए। फिर मान लो गाड़ी का क्रैश होता है और कोई भी ऐसे लीकेज होना शुरू हो जाती है किसी भी ऑयल वगैरह की, और लीकेज अराउंड 30 ml पर मिनट से ज्यादा की स्पीड पे होती है तो गाड़ी का एक और पॉइंट कट हो जाएगा। और वही मान लो कोई भी ऐसे डमी का कोई पार्ट ही अलग होके गिर गया तो वही वहां पे भी थोड़ी बहुत इंपैक्ट टेस्टिंग खराब ही हो जाएगी। तो ये वाले मॉडिफायर्स को फिर देखा जाता है कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, गाड़ी के क्रैश टेस्ट के दौरान कुछ ऐसे लीकेज वीकेज हो गई, कोई ऐसा पार्ट ही निकल के गिर गया, फिर गाड़ी का ऐसा पूरा टेस्ट हो गए, फिर गाड़ी को मार्क्स दिए जाते हैं और इसके बाद अब इसकी स्टार रेटिंग होगी। पर दोस्तों अगर आपको लगता है 5 स्टार रेटिंग अगर आपको अभी भी अचीव करनी है इतना आसान है तो ऐसा है नहीं कुछ। अब हर एक स्टार रेटिंग अचीव
करने के लिए भारत एनकैप ने अलग अलग क्राइटेरियाज को सेटअप करा हुआ है कि कार मेकर को एटलीस्ट ये सब तो फुलफिल करने ही पड़ेंगे अगर उन्हें ये वाली रेटिंग चाहिए। जिसमें अगर आपको अपनी 0 स्टार रेटिंग चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना भाई आलू भी भेज दो, उसे भी 0 स्टार रेटिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों अगर आपको 1 स्टार रेटिंग चाहिए तो आपको अपनी गाड़ी में मिनिमम एक सीट बेल्ट रिमाइंडर होना जरूरी है और साथ ही में पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंट्रोल होना भी जरूरी है। और बाकी अगर आपकी गाड़ी में ESC है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है या फिर नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बाकी अगर आपकी गाड़ी में साइड एयरबैग्स वगैरह है या फिर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आपको 1 स्टार रेटिंग मिल सकती है, इतनी दिक्कत है नहीं। पर वही अगर आपको दोस्तों 2 स्टार रेटिंग चाहिए तो आपको यही वाले क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। पर आपको जो क्रैश टेस्ट है उसमें आपको थोड़ा बढ़िया स्कोर लाना पड़ेगा, आप 2 स्टार रेटिंग ले सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों मान लो आपको 3 स्टार रेटिंग लेनी है, थोड़ी इज्जत आपको बढ़ानी है मार्केट में अपनी, तो आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर होना चाहिए ऑब्वियसली, और आपकी गाड़ी में पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंट्रोल होना चाहिए। आपकी गाड़ी में जो ESC है वो हो सकता है हर एक वेरिएंट में ना हो, पर एटलीस्ट ऑप्शनल कार मेकर ऑफर कर रहा हो अपने कस्टमर को किसी भी वेरिएंट में, ताकि भाई वो एटलीस्ट ऑप्ट तो कर सकते हैं इस वाले फंक्शन के लिए। और साथ ही में आपकी गाड़ी में साइड हेड प्रोटेक्शन एटलीस्ट ऑप्शनल होनी चाहिए किसी वाले वेरिएंट में, मतलब 2 से ऊपर एयरबैग्स होने चाहिए एटलीस्ट किसी वेरिएंट में। अभी ऑप्शनल हो सकता है, मान लो टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर कर दिया, बाकी सारे वेरिएंट्स में है नहीं, पर एटलीस्ट ऑप्शनल होना चाहिए ताकि कस्टमर चूज तो कर पाए एटलीस्ट। पर दोस्तों अगर आपको 4 स्टार रेटिंग लेनी है, थोड़ी और इज्जत बढ़ानी है अपनी मार्केट में, तो आपको थोड़ी और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एज ऑप्शन ऑफर करना पड़ेगा। और जब टेस्टिंग हुई है उसके 2 साल बाद तक जो भी सारी प्रोडक्शन यूनिट्स बनेगी उसमें आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफर करना पड़ेगा। मतलब 2 साल तक आप फ्री हो, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, उसके बाद तक आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा। और साइड हेड प्रोटेक्शन में आपको अभी कोई इतनी बड़ी नीड नहीं है, एज एन ऑप्शन आप ऑफर कर सकते हैं, पर 2025 तक आपको 30% जो सारी यूनिट्स बन रही है उसमें आपको ऑफर करना पड़ेगा, और 2027 तक आपको 50% यूनिट्स में ऑफर करना पड़ेगा। तो भाई काफी सही है। और दोस्तों अगर आपको अल्टीमेट 5 स्टार रेटिंग चाहिए, ओ माय गॉड वेरी वेरी नाइस, जिससे आपकी इज्जत बढ़ेगी मार्केट में, लोग आपकी गाड़ी को लेंगे, तो आपको और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपनी गाड़ी में साइड हेड प्रोटेक्शन ऑफर करना पड़ेगा। और अभी फिलहाल 30% कार्स में आप ऑफर कर सकते हैं, आने वाले टाइम में अगले 1-2 सालों में आपको 50% में करना पड़ेगा, और 2027 तक आपको 90% जो सारी यूनिट्स है उस वाले मॉडल की आपको उसमें साइड हेड प्रोटेक्शन ऑफर करनी पड़ेगी। और वही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल में आपको वही वाला क्राइटेरिया है कि 2 साल बाद तक जो भी आप यूनिट्स बनाएंगे उसमें 100% होना चाहिए। अभी अगर आप एज एन ऑप्शन भी ऑफर कर रहे हैं, इतनी बड़ी कोई दिक्कत है नहीं, पर ESC काफी सस्ता फीचर है, अराउंड $50-60 का डिब्बा आता है ये, तो भाई सारे कार मेकर ऑफर ही कर ही देते हैं। इसी के बेसिस पे दोस्तों एक गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिल सकती है ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करने में। पहले तो गाड़ी को बढ़िया भाई बनना है, उसके बाद गाड़ी की टेस्टिंग वेस्टिंग होगी, गाड़ी को इंपैक्ट टेस्ट में बढ़िया स्कोरिंग करनी है, उसके बाद गाड़ी को कोई भी मॉडिफाई नहीं लगाना अपने ऊपर, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। उसके बाद गाड़ी को जो सारे क्राइटेरियाज है भारत एनकैप के फुलफिल करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही गाड़ी को एक बढ़िया रेटिंग मिल सकती है। अब अगर आप देखिए ये जो सारे स्टैंडर्ड्स भारत एनकैप ने सेटअप करे हुए हैं ये काफी ईजी है मेरे ख्याल से, और जो बाकी सारे एनकैप रेटिंग है उनके तो भाई 5-6 साल पुराने स्टैंडर्ड्स है ये, तो मेरे ख्याल से अगले 1 साल में ही अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेंगे, थोड़े मुश्किल करेंगे, क्योंकि भाई इसमें तो सारी गाड़ी अच्छा रेटिंग कर लेगी, और मैं होपफुली चाहता भी हूँ हर एक गाड़ी बढ़िया रेटिंग करे, ताकि भाई हम इंडियंस को बढ़िया सेफ गाड़ी मिले। वाओ व्हाट अ वेरी नाइस कंट्री। यही था दोस्तों आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बताना कौन सी भी बनाऊँ।